गुड मॉर्निंग बच्चे। हमारी स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों को। स्क्रीन कम्प्लीटली आ रही है क्या? लगातार हम लोग पॉलीमर की बातें कर रहे हैं। पॉलीमर को 2-2.5 लेक्चर और ज़रूरत है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद 2-2.5 लेक्चर और ज़रूरत है। उसके बाद पॉलीमर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिएगा, जहाँ भी असुविधा हो निश्चित रूप से आप बात करेंगे, पूछेंगे। कंप्लीट बोर्ड तो दिखाई दे रही होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बातों पे। आ जाइए। इससे पिछले लेक्चर में हमने पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बातें किया था। देखिए, कॉपी में सारी बातों को आपको नोट करना है, लेक्चर बाय लेक्चर नोट करना है। ये दूसरा लेक्चर जा रहा है और 2 से 3 लेक्चर और जा सकते हैं पॉलीमर में। टोटल 5-6 लेक्चर के आसपास ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इसको लंबा मैंने किया है, तो कुछ लेक्चर लंबे जाएंगे, कुछ शॉर्ट वाले जाएंगे। तो कंटिन्यूसली आप बातों को कॉपी में नोट करते रहेंगे और समझते रहेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे। आप ही बताइए, बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे, हुलिया के आधार पे, आखिर वो दिखता कैसा है, इस आधार पे पॉलीमर के कितने प्रकार होते हैं, ये बातें की थी। तो बनावट के आधार पे पॉलीमर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो हमारा पॉलीमर होता है, देखिए लाइन यहाँ पे लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे, उसका ढांचा कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, वो दिखता कैसा है, इस आधार पर पॉलीमर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 पार्ट्स, 3 भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये मैंने बोला, तो यहाँ पर लाइन बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे पॉलीमर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। चलिए, 3 भाग हमारे कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है लीनियर पॉलीमर। देखिए, ये रहा हमारा लीनियर पॉलीमर, ये लीनियर पॉलीमर। सबसे पहला जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है? लीनियर पॉलीमर। लीनियर यानी लचकते हुए जाएगा लेकिन लंबे लंबे जाएंगे। दूसरा होगा हमारा ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड समझते हैं क्या? ब्रांच्ड, तो मान लीजिए गांव में है तो ऐसे आम के टेढ़े टेढ़े पेड़ होते हैं, हो सकते हैं कुछ बच्चे इसी पेड़ पे ऐसे यहाँ पे एकदम पूरा ऊपर में जाके बैठ गए होंगे मोबाइल लेकर के, तो ये टहनियाँ है, उसके ब्रांचिंग निकल रहे हैं। और तीसरा जो हमारा पॉलीमर होता है वो होता है नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर, या उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो बताइए, स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या है? लीनियर। लीनियर का खासियत क्या रहेगा? लीनियर का खासियत क्या रहेगा कि वो लचकते जाएगा, लंबा लंबा जाएगा, वो लीनियर पॉलीमर बनेगा। देखिए ऐसे, थोड़ा समझिएगा। स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग पॉलीमर को 3 भागों में बांटे हैं। देखिए, ये आपका रहा, देखिए ऐसे जा रहे हैं ना, सीधे लंबे लंबे जा रहे हैं, तो ये लचकते हुए सीधे लंबे लंबे जा रहे हैं। तो बताइए, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं लगी हुई है, तो ये ऐसे पॉलीमर का नाम क्या होगा? लीनियर पॉलीमर होगा। दूसरा बात, अगर इसी में मान लीजिए हम ब्रांचिंग दे देंगे, देखिए जैसे ब्रांचिंग दे दिए, ये ब्रांचिंग दे दिए, ये ब्रांचिंग दे दिए, ऐसे भी ब्रांचिंग दे सकते हैं, ये ब्रांचिंग दे दिए। जैसे देखिए, ये ब्रांचिंग जा रहा था, इधर से इधर ब्रांचिंग कर दी, ये सारे क्या है? ब्रांच्ड पॉलीमर। समझ रहे क्या? अभी था लीनियर, जब कोई ब्रांचिंग नहीं था, जब कोई इससे लाइन नहीं निकले हुए थे, जब सीधे जा रहे थे लचक लचक के, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखा था? लीनियर पॉलीमर। लेकिन जैसे लीनियर पॉलीमर में हम कहीं कहीं पे क्या कर दिए? ब्रांचिंग कर दिए। इधर भी ब्रांचिंग कर सकते हैं, इधर भी ब्रांचिंग कर दिए, 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 तो इसके नाम क्या हो जाएंगे? ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है ना, ब्रांचिंग बन चुका है, ब्रांच पॉलीमर। और इसी को अगर हम ऐसे कर दें, मान लीजिए एक लेयर को दूसरे लेयर से अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये रखा, थोड़ा समझते रहिएगा,
जैसे मान लीजिए ये मैंने दिया, लीनियर दिया, ये लीनियर दिया, ये लीनियर दिया, मान लीजिए ये भी एक लीनियर दे दिया, मान लीजिए ये इससे जुड़ चुका है, तो ये मतलब ये नेटवर्क बन गया ना। ये पहला लेयर दूसरा लेयर से जुड़ गया, दूसरा लेयर को मान लीजिए तीसरा लेयर से जोड़ देते हैं, तीसरा लेयर को मान लीजिए चौथा लेयर से जोड़ देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला चौथा से जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा चौथा से जुड़ जाए, और ऐसे भी हो सकता है तीसरा पहला से जुड़ जाए। ये देखिए ब्रांच सॉरी नेटवर्क हो चुके हैं। एक लेयर, ये मान लीजिए लेयर 1 है, ये मान लीजिए लेयर 2 है, ये मान लीजिए लेयर 3 है, और ये मान लीजिए लेयर 4 है। तो पहले लेयर, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो सब लेयर अगर आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट होने लगेंगे तो ऐसे पॉलीमर का नाम पड़ेगा नेटवर्क पॉलीमर, जाल का जंजाल वाला पॉलीमर। तो आप समझ गए होंगे लाइन कि स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला जो बिल्कुल मोनोमर जुड़ेंगे, लॉन्ग चेन में जाएंगे, तो उसका नाम पड़ेगा लीनियर पॉलीमर। दूसरा, अगर उसी लीनियर पॉलीमर से कहीं कहीं जगह पे ब्रांचिंग आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा ब्रांच पॉलीमर। और तीसरा, अगर मान लीजिए पॉलीमर का एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ जाता है तो उसका नाम होगा नेटवर्क पॉलीमर। बताइए ये तीनों लाइन आप समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइएगा, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ये मान लीजिए इसको मिटा दिया जाए तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बताइए इतना समझे कि नहीं अभी जो मैंने बताया, समझे? जल्दी बताइए, ये समझे? चलिए इस आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। 3 प्रकार जो होते हैं, 3 प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं, तो तीनों प्रकारों का बात अब देखते हैं। चलिए अगला लेके देखिए। सबसे पहला का नाम क्या रखा है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर का मतलब क्या होता है ना, लंबा चेन में जाना, सीधी रेखा में जाना। हालांकि पॉलीमर है तो पॉलीमर तो आप जानते हैं जितने प्लास्टिक के सामान होते हैं, जितने फाइबर के सामान होते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये लीनियर पॉलीमर दिया है, दैट पॉलीमर वह पॉलीमर इन विच जिसमें मोनोमर यूनिट असेस टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन। लंबा सीधा चेन अगर बनेगा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन अगर बनेगा, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग जानते हैं किस नाम से, लीनियर पॉलीमर के नाम से। देखिए दैट पॉलीमर वह पॉलीमर इन विच जिसमें मोनोमर यूनिट अटैच्ड, ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं, फॉर्म क्या बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते हैं। सीधा लंबा चेन का अगर निर्माण करेंगे तो हम बोलेंगे लाइन कि ऐसे पॉलीमर जिसमें सीधा लंबा चेन का निर्माण होता है, उसी पॉलीमर का नाम क्या होता है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर की खासियत क्या होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब लमरने की क्षमता भी अच्छा खासा है। मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसका मतलब पक्के से वो ज्यादा टेम्परेचर देने पे पिघलेंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी लमरने की क्षमता अच्छा खासा है, और हाई डेंसिटी, इसका मतलब गाढ़ापन ज्यादा रहेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर लिए जाए लीनियर पॉलीमर के, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या आप ले सकते हैं पीवीसी। पीवीसी तो जानते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप देखते होंगे वो बिजली वायरिंग का जो पाइप होता है, या फिर से चापाकल में पानी निकालने के लिए ज़मीन के अंदर जो हम लोग पाइप धंसाते हैं प्लास्टिक वाला, तो उस पर पीवीसी लिखा रहता है, यानी वही है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नायलॉन लीजिए या पॉलिस्टर लीजिए, तो ये सभी लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल बनते हैं। तो लीनियर पॉलीमर का खासियत क्या होगा कि इसमें मोनोमर जुड़ेंगे और जुड़ जुड़ के लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्रेट चेन का निर्माण करेंगे। मोनोमर जुड़ेंगे और जुड़ करके लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्रेट चेन का अगर निर्माण करते हैं, तो ऐसे ही पॉलीमर का नाम क्या रखा जाता है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां से कोई निकल गया ऊपर चला गया, यहां से कोई निकल के नीचे चला गया, और एक लेयर का दूसरे लेयर से कोई कनेक्शन भी नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे महिलाओं वगैरह अगर कुछ लंबे लंबे बाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे देखते होंगे, ये देखिए ये बाल बनाते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं ना,
और उसी में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये करते हैं। तो एक लेयर होते हैं, उसके ऊपर में दूसरे लेयर होते हैं, उसके ऊपर में तीसरे लेयर होते हैं। पहले लेयर के बाल दूसरे लेयर में नहीं जाते हैं, वो सीधे लंबे लंबे ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से है, ये लीनियर पॉलीमर की तरह वो बनते हैं। ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं और लंबा स्ट्रेट चेन, लंबा सीधा चेन का निर्माण करते हैं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम हम लोग क्या रखते हैं? लीनियर पॉलीमर रखते हैं। लीनियर पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, लमरने की क्षमता ज्यादा। यानी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगा, ज्यादा हीट का जरूरत होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब हुआ कि इसमें लमरने की क्षमता अच्छा खासा है और गाढ़ापन यानी मोटा ज्यादा रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल बनते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या फिर से पीवीसी, या नायलॉन, या पॉलिस्टर लीजिए, ये सभी इसके एग्जाम्पल बनते हैं। ये आप समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीसीसी लीनियर नहीं हो सकता है। सीसीसी लीनियर कैसे होगा? क्योंकि सी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, तो sp3 में तो टेट्राहेड्रल होता है ना, और टेट्राहेड्रल तो जानते हैं भी में घुसेगा भी। समझे? चलिए, लीनियर पॉलीमर के बाद हमारा पॉलीमर का जो दूसरा टाइप है, वो पॉलीमर का दूसरा टाइप है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड का मतलब शाखा, शाखा का मतलब टहनी, टहनी यानी डायर पाथ की बात कर रहा है। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, तो देखिए दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर इन विच जिसमें मोनोमर इज अटैच्ड इन अ लॉन्ग चेन। ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं लंबे चेन में, ऑल्सो विथ साइड चेन, साथ में साइड चेन रहेगा। देखिए इससे पहले वाले में गौर से देखिए, तो इससे पहले वाले में देखिए बस सीधा जा रहे हैं, 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 लेकिन किसी भी लेयर से कोई साइड चेन नहीं निकल रहा है, बस सीधा जाना है उसका काम, कोई साइड चेन नहीं निकल रहा है। लेकिन इस वाले में खास करके देखिए कि ऐसे सीधा जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, लेकिन बीच में इन जगह पे देखिए क्या हो गया कि साइड चेन निकल चुका है, इन जगह पे देखिए साइड चेन निकल गया। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं लंबे चेन में, मोनोमर तो लंबा चेन बनाएगा, लंबा चेन बनाएगा, लंबा चेन बनाएगा, यानी लीनियर तो रहेगा ही, लेकिन उस लीनियर में जगह जगह पे ब्रांचिंग आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पे ब्रांचिंग निकल गया है, शाखा टहनी निकल गया है, यहां भी देखिए ब्रांचिंग निकल गया, यहां भी ब्रांचिंग निकल गया, यहां भी ब्रांचिंग, यहां भी ब्रांचिंग आ गया। तो लीनियर तो जाएंगे ही, साथ में अगर उसमें ब्रांचिंग आ जाते हैं जगह पे, जैसे देखिए यहीं पे आप ब्रांचिंग दे दीजिएगा, यहीं पे आप ब्रांचिंग दे दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर हो जाएंगे। दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर इनमें जिसमें मोनोमर इज अटैच्ड इन लॉन्ग चेन, मोनोमर जुड़ते हैं लंबे चेन में, ऑल्सो विथ साइड चेन, साथ में उसमें साइड चेन भी रहता है। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं और लंबे चेन बनाते हैं, लेकिन साथ में उसमें ब्रांचिंग निकला हुआ रहता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर का खासियत होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी लमरने की क्षमता भी कम होंगे, और इसका डेंसिटी भी कम होगा। यानी उसमें क्या था? मेल्टिंग पॉइंट, लमरने की क्षमता और डेंसिटी तीनों ज्यादा था, और इसका तीनों कम होगा ब्रांच चेन पॉलीमर में। तो इसका फटाफट स्क्रीन लीजिए। हम इसके बाद तीसरा पॉलीमर जिसका नाम होता है नेटवर्क पॉलीमर, वो नेटवर्क पॉलीमर पे हम लोग चलते हैं। तो पहला आपका कौन था? लीनियर पॉलीमर, जिसमें पॉलीमर सीधे जा रहे हैं, और दूसरा हमारा कौन सा? ब्रांच चेन पॉलीमर, जिसमें क्या है कि लीनियर पॉलीमर में ही जगह जगह पे क्या हो चुका है? ब्रांचिंग आ चुका है, तो उसका नाम है ब्रांच चेन पॉलीमर। और तीसरा हमारा देख लीजिए, तीसरा का नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क का मतलब होता है जाल का जंजाल, यानी एक लेयर से दूसरे लेयर पे जुड़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए LIC का अपना एक नेटवर्क है, एक गांव में उसने एक व्यक्ति को चुना,
वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुन लिया, वो उसके अगले व्यक्ति को चुन लिया। इस तरह से पता चला कि पूरा इंडिया LIC का एक नेटवर्क बन चुका है, जाल का जंजाल बन चुका है। मतलब एक से दूसरे कनेक्टेड है, दूसरा से तीसरे कनेक्टेड है, तीसरा से चौथे कनेक्टेड होते हैं। तो वैसे ही बनते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर। इसमें लाइन क्या बता रहा है? दैट पॉलीमर ऐसे पॉलीमर इन विच मोनोमर इज क्रॉस लिंक्ड एंड फॉर्म्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मोनोमर का एक लेयर दूसरे लेयर से अगर जुड़ जाए तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर बोलेंगे। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि दैट पॉलीमर इन विच वन लेयर ऑफ मोनोमर इज अटैच्ड विथ अदर लेयर। मोनोमर का एक लेयर अगर दूसरे लेयर से अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या पड़ेगा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखिए इसमें लाइन क्या बता रहा है? इट इज हार्ड, ये कठोर होते हैं, और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब अगर उसे चोट मारेंगे ना तो टूटेगा, और टूटेगा तो चकनाचूर होगा। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन है और मिट्टी के बर्तन को अगर जोर से पटक दिया जाए या शीशे के बर्तन को जोर से पटक दिया जाए तो जैसे लोहे टेढ़ा हो जाते हैं, वैसे वो बर्तन टेढ़ा नहीं हो जाएगा। जैसे टीना का बर्तन रहेगा टेढ़ा हो जाएगा, वो टेढ़ा नहीं होगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। तो चकनाचूर होना यानी टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाना ब्रिटल नेचर कहलाता है। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्टेड होते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, ऊंचा भी होता है, 3D में फैल जाता है। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दैट पॉलीमर ऐसे पॉलीमर इन विच जिसमें मोनोमर इज क्रॉस लिंक्ड। मोनोमर क्रॉस लिंक्ड होता है, मतलब पहला का कनेक्शन दूसरा से हो गया, पहला का कनेक्शन चौथा से हो गया, पहला कनेक्शन तीसरा से हो गया, दूसरा लेयर तीसरा से जुड़ गया। जैसे यहां पे देखिए ना, यहां पे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे दिया। देखिए क्रॉस लिंक्ड मतलब क्या हुआ? ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, या ये इससे जुड़ गया। देखिए क्रॉस लिंक्ड हो रहा है, ये इससे जुड़ जाए, या फिर से बोल सकते हैं ये इससे जुड़ जाए, या ये इससे जुड़ गया, तो ये क्रॉस लिंक्ड हो गया। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ते जाएंगे, दूसरा लेयर तीसरे लेयर से जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे अगर लेयर का कनेक्शन अगले लेयर से होने लगे तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, या इसको बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर। ये काफी ज्यादा कठोर होते हैं और थोड़ा क्षणभंगुर टाइप का होता है, मतलब पटकने के बाद ये टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे स्विच होते हैं, तो स्विच को क्या करेंगे? अगर हथौड़ा से पीटेंगे तो वो लमरेगा नहीं, उसमें लमरने की क्षमता नहीं, वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन मजबूत होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। जिसके इसके एग्जाम्पल होते हैं बेकेलाइट या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीन ले लीजिए, क्रॉस लिंक पॉलीमर फटाफट। चलिए क्रॉस लिंक पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर इसको बोलते हैं। अगला हमारा इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि मान लीजिए एक लेयर है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा लेयर है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ तीसरा लेयर है, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ चौथा लेयर है। तो इसमें खासियत क्या हुआ कि देख लीजिए एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ रहे हैं। देख लीजिए एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ रहे हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से देख लीजिए जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये नेटवर्क फैला रहा है। तो ऐसे ही पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। ऐसे पॉलीमर हमारे नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। चलिए अब समझ गए होंगे, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फिर से हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देख लीजिए पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। एक्चुअली इस टॉपिक में पॉलीमर के टाइप ही पढ़ने हैं ज़्यादा मात्रा में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर के प्रकार, पॉलीमर का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन याद है क्या? पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको कि पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, मोनोमर जुड़ेंगे तो पॉलीमर बनेंगे।
तो मोनोमर को जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, इसी विधि को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के आधार पे, यानी पॉलीमर बनाने की विधि के आधार पे, यानी मोनोमर को जोड़ करके बड़े वृहत मॉलिक्यूल बनाने के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन के आधार पे, यानी पॉलीमर बनाने की विधि के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए लाइन, पॉलीमर बनाने की विधि के आधार पे पॉलीमर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन है। तो पहला है हमारा एडिशन पॉलीमर। हालांकि एक चीज आप समझ रहे होंगे कि जब तक मोनोमर का एडिशन नहीं होगा तब तक पॉलीमर तो बनेगा नहीं। अरे भाई, मोनोमर जुड़ेगा तब ना पॉलीमर बनेगा, छोटे छोटे टुकड़े जुड़ेंगे तब ना बड़े से विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो मोनोमर जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि होंगे, इसी विधि को पॉलीमराइजेशन बोलते थे। और इसी पॉलीमराइजेशन के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें कर रहा हूं। तो पॉलीमर बनाने की विधि के आधार पे पहला पॉलीमर का जो टाइप होता है वो होता है एडिशन पॉलीमर। एडिशन का मतलब जोड़ने से, सिर्फ जोड़ने का बात होगा। तो देखिए 2 चीजें मैं कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एडिशन और दूसरा होता है कॉन्डेंसेशन। एक होता है एडिशन, एक होता है एडिशन और दूसरा होता है कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए एडिशन में क्या होता है खास करके और कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, दोनों को समझिएगा तो लाइन समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास मोनोमर है, जैसे इसको मिटाते हैं। जैसे लीजिए हमारे पास मोनोमर है, ये एक मोनोमर है ए, और ये कोई मोनोमर है, ये भी 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 कोई मोनोमर है, और इधर भी ढेर सारे हमारे पास मोनोमर है। थोड़ा समझिएगा ढंग से। अब ये मोनोमर जो है, ये मोनोमर जुड़ेंगे तो देखिए एक मोनोमर दूसरे से जुड़ा, दूसरा मोनोमर तीसरे से जुड़ा, तीसरा मोनोमर चौथे से जुड़ा, और ये मोनोमर अगला से जुड़ा, ये मोनोमर अगला से जुड़ा, ये मोनोमर अगला से जुड़ा, और ये मोनोमर अगला से जुड़ा। मोनोमर क्या है सर, तो छोटे छोटे कणों का नाम रखे हैं मोनोमर, जो जुड़ करके बड़े कण का निर्माण करेंगे, और उसी बड़े कण का नाम क्या रखेंगे, बड़े पदार्थ का नाम क्या रखेंगे, पॉलीमर। तो देखिए ये है कौन, मोनोमर, ये है कौन, मोनोमर, ये भी 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 कौन, मोनोमर। तो मोनोमर सिर्फ जुड़े, मोनोमर जुड़े, मोनोमर जुड़े, मोनोमर जुड़े, मोनोमर जुड़े। तो सिर्फ मोनोमर अगर जुड़ते रहे और इस मोनोमर के जुड़ने से कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल निकले नहीं, किसी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हो, यानी कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, तो तब जो पॉलीमर बनता है ना, उसका नाम रखा जाता है एडिशन पॉलीमर। लाइन मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लाइन बोला कि हमारे पास कई सारे मोनोमर है, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर। एक मोनोमर अगला मोनोमर से जुड़ेगा, एक पदार्थ अगला कण से जुड़ेगा, वो अगला कण से जुड़ेगा, वो अगला कण से जुड़ेगा। ऐसे अगर ढेर सारे कण अगर जुड़ते रहेंगे और इस बीच में कोई चीज निकलेगा नहीं, किसी चीज का रिलीज नहीं होगा, कोई चीज बाहर नहीं निकलेगा, इससे सब सिर्फ जुड़ते रहेंगे, कुछ निकलेंगे नहीं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखेंगे एडिशन पॉलीमर। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक मोनोमर दूसरे से जुड़ा, दूसरा मोनोमर तीसरे से जुड़ा, तीसरा मोनोमर चौथे से जुड़ा, लेकिन जुड़ने के बाद ऐसा हो जाए, यहां से जुड़ने के बाद कुछ निकल जाए, यहां से जुड़ने के बाद मान लीजिए पानी निकल गया, यहां जुड़ने के बाद मान लीजिए मोनोमर जुड़ा, ये पीले वाले रहे हैं, मोनोमर जुड़े और उसी जुड़ने के दौरान कुछ निकल गया। देखिए कुछ निकल रहा है, कभी पानी निकल सकता है, कभी अल्कोहल निकल सकता है, कभी अमोनिया निकल सकता है, कभी HCl निकल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि मोनोमर अगर जुड़ते रहें, सिर्फ जुड़े और उससे कुछ निकले नहीं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखेंगे एडिशन पॉलीमर। मतलब उस पॉलीमर के निर्माण के दौरान मॉलिक्यूल से कुछ बाहर नहीं निकलता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कहानी कि मोनोमर जुड़ रहे हैं, मोनोमर तो जुड़ रहे हैं, मोनोमर तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ने के साथ साथ ही कुछ मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता है। जैसे देखिए ये एक मोनोमर है, ये भी एक मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर जुड़े और जुड़ने के बाद यहां से कुछ मॉलिक्यूल अगर निकल जाए, बाहर हो जाए, यहां से रिलीज हो जाए, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा।
क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो हाथ अगर जुड़ेंगे और इस हाथ में से कुछ अगर निकल जाएंगे, मान लीजिए इस हाथ में जितने सारे लिक्विड हैं, जितने सारे हमारे बॉडी के फ्लूइड हैं, यहां से ये जुड़े और हमारे हाथ से फ्लूइड अगर निकल जाए तो ये हमारे हाथ में सिर्फ हड्डियां बचेगा। इसके ब्लड अगर निकल जाए तो यहां से सिर्फ हड्डियां बचेगा, और हड्डियां बचेगा इसका मतलब ये सिकुड़ गया, और सिकुड़ने लोग क्या बोलते हैं? कॉन्डेंस्ड बोलते हैं। कॉन्डेंस्ड का मतलब सिकुड़न की पावर, सिकुड़ा हुआ, यानी ऐसे पॉलीमर का नाम हम लोग क्या रखेंगे? कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। तो मेरे पास दो पॉलीमर है, एक का नाम है एडिशन पॉलीमर और दूसरे का नाम है कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। देखिए मोनोमर जुड़ेंगे, सिर्फ मोनोमर जुड़ेंगे, मोनोमर जुड़ेंगे, कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ते रहेंगे और उस बीच में कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ जुड़ेगा और बड़ा सा विशाल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसे मोनोमर से पॉलीमर बनाने की विधि, हमारा पॉलीमर बनता है, नाम होता है उसका एडिशन पॉलीमर। लेकिन अगर मोनोमर जुड़ेंगे और साथ में कुछ निकल जाएंगे, मॉलिक्यूल से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखते हैं हम लोग कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। तो मेरे विचार से आप ये एडिशन पॉलीमर समझ गए होंगे। हालांकि इसका मैं एग्जांपल, देखिए ये लाइन क्या बता रहा है, इस लाइन को पहले समझिए। लाइन बता रहा है कि दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनते हैं बाय एडिशन ऑफ मोनोमर। एडिशन ऑफ मोनोमर, मोनोमर का तो एडिशन होगा ही, यहां पे लिखा है विदाउट होना चाहिए, यहां पे लिखा है विदाउट। देखिए लाइन, यहां पे एक लाइन सुधार करते हैं, without loss of any molecule is known as addition polymer। देखिए that polymer यानी ऐसे पॉलीमर which is formed, जो बनते हैं by addition of monomer। ऐसे पॉलीमर जो बनते हैं मोनोमर के जुड़ने से, लेकिन मोनोमर के जुड़ने के दौरान कोई तीसरा मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं होगा। विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल को हम बाहर नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, वही जाना जाता है एडिशन पॉलीमर से। ऐसे पॉलीमर बनाने के लिए हम अक्सर कैसा मोनोमर इस्तेमाल करते हैं? तो अनसैचुरेटेड मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं। सर अनसैचुरेटेड कहने का मतलब यहां पे क्या होता है? तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो खासियत क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो इधर मॉलिक्यूल का एक वैलेंसी फ्री होगा, इधर एक और वैलेंसी फ्री होगा। ऐसे ही दूसरा इथिन का मॉलिक्यूल होगा, उसका भी पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, तो ये इथिन का इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का, वो दूसरे इथिन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे, वो अगला से जुड़ेंगे, वो अगला से जुड़ेंगे। तो इस कहानी में क्या हो रहा है? सिर्फ मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और वहां पे कुछ निकल नहीं रहा। दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनते हैं बाय एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ऐसे पॉलीमर जो बनते हैं सिर्फ मोनोमर के जुड़ने के दौरान कोई मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखा जाता है एडिशन पॉलीमर। और ऐसे पॉलीमर में खासियत क्या होते हैं? तो ऐसे मोनोमर से बनेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, ताकि वो आसानी से टूट जाए। जैसे इथिन से बनता है पॉलीथीन, मैं आपको तोड़ के बना के दिखाता हूं। ये इथिन से पॉलीथीन कैसे बना है, इसको मैं तोड़ के बना के दिखाता हूं। चलिए यहां पे जगह लिया गया है, इसको मैं तोड़ के बना के दिखाता हूं कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये इथिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिन। अगला एक और लिया इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। फिर से अगला एक और ले लिया इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर से अगला लिया इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिया। अब बताइए इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक बॉन्ड है सिग्मा और एक का नाम है पाई। एक है सिग्मा और एक क्या है? पाई। एक है सिग्मा और एक क्या है? पाई। अब इस बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल को लेकर के अगर हम बर्तन में गर्म करना शुरू कर दें, तो गर्म करने के दौरान क्या होगा कि जो हमारा कमजोर बॉन्ड है, आप जानते हैं कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? कमजोर बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होता है, जो आसानी से कम ही टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। तो अगर इसको हल्का गर्म कर दिया जाए तो इसके जितने सारे पाई बॉन्ड है वो टूटने लगेंगे। तो पाई बॉन्ड अगर इसके टूटने लगेंगे तो ऐसे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। देखिए
इस पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, इसमें एक सिग्मा था एक पाई था, तो पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तो जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो देखिए क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद बनेगा ये CH2 रहेगा, उससे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा CH2 रहेगा। और बताइए ये जो पाई बॉन्ड टूटा तो उस पाई बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों अलग हो गया टूट करके। अब ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अपना वैलेंसी फ्री करेगा, मतलब इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और ये भी अपना वैलेंसी फ्री करेगा। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में फिर से क्यों नहीं जुड़ जाता है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से जुड़ जाएंगे तो फिर उसी मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा ना। तो बताइए ये रिएक्शन थोड़ी ना हुआ, ये तो टाइम पास माना जाएगा, क्योंकि आप इसी को तोड़ करके आप फिर उसी को जोड़ दिए हैं और फिर पीछे चले गए हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है कुछ नया पैदा होना चाहिए, कुछ नया बनना चाहिए। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, फ्री होगा। इसी तरह से बताइए इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस तरह से पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और फ्री होगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये अपना फ्री वैलेंसी, ये अपना फ्री वैलेंसी फ्री कर दिया। मतलब ये जोड़ने के लिए अपने बॉन्ड को किनारे की तरफ लगा दिया है कि अगर कोई एटम इससे जुड़ना चाहेगा तो आराम से जुड़ सकता है। यहां भी पाई बॉन्ड टूटा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के तोड़ के आगे चला गया और यह जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से अगला इथीन का मॉलिक्यूल है, यह भी तो किसी तरह से जुड़ने की बात करेगा और अपना फ्री वैलेंसी को छोड़ेगा। और इसी तरह से यह भी जो हमारा इथीन है यह भी अपने फ्री वैलेंसी को आगे की तरफ छोड़ेगा और इस तरह से जुड़ने की बात करेगा। तो बताइए यहां पे रिश्ता बनने के लिए बात चल रहा है। तो यहां पे ये इथीन, जैसे ये एक इथीन है, ये एक इथीन है, बताइए ये भी एक इथीन है और ये भी एक इथीन है और देखिए ये भी एक इथीन है। आप गौर से देख लीजिए, यहां पे एक इथीन का पाई बॉन्ड टूटा, इस इथीन का भी पाई बॉन्ड टूटा, इस इथीन का भी पाई बॉन्ड टूटा और इस इथीन का भी पाई बॉन्ड टूटा। और पाई बॉन्ड टूटा तो दोनों एटम का, दोनों कार्बन का अपना अपना वैलेंसी फ्री हुआ। तो फ्री होने के बाद क्या हुआ कि ये इससे जुड़ गया, ये इथीन अगला से जुड़ गया, ये इथीन अगला से जुड़ गया। देख लीजिए इथीन अगला जुड़ा। बताइए ये एक इथीन छोटा सा यूनिट है, यही मोनोमर है, यही इथीन मोनोमर है, यही इथीन मोनोमर है और यही इथीन मोनोमर है। और ये सारे इथीन जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो बड़े से पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। इसका साफ मतलब निकला कि सर इथीन इथीन को जोड़ने से पॉलीथीन तो बनते हैं, तो सर इथीन को जोड़ने से पॉलीथीन बनेंगे, लेकिन इसमें बॉन्ड टूटा है, कौन सा, तो पाई बॉन्ड टूटा है और फिर दोनों इथीन मॉलिक्यूल के बीच में एक सिग्मा का निर्माण हुआ है। यानी कमजोर बॉन्ड को तोड़ करके हम मजबूत बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये मॉलिक्यूल के लिए अच्छी खबर है। तो सीधा सा मतलब है कि सर यहां पे जब एक इथीन दूसरे इथीन से जुड़ते हैं तो कुछ निकल नहीं रहे हैं बीच से। यहां देख सकते हैं यहां पे कुछ भी निकला नहीं है, यहां से कुछ निकला नहीं है, ऐसे यहां से कुछ निकला नहीं है, यहां से कुछ निकला नहीं है, निकलना मना है। तो एक मोनोमर दूसरे से जुड़ेंगे, दूसरा मोनोमर तीसरे से जुड़ेंगे, तीसरा मोनोमर चौथे से जुड़ेंगे और जुड़ करके बड़े से पॉलीमर का तो निर्माण करेंगे। और निर्माण के दौरान एक मोनोमर और दूसरे मोनोमर के बीच से कुछ निकलने वाला नहीं हो, कुछ निकले नहीं, कुछ बाहर नहीं हो, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखते हैं एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए मॉलिक्यूल में क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए। और पाई बॉन्ड जिसके पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो इसलिए आपका लाइन देखिए पीछे लिखा हुआ है, लाइन ये लिखा है कि अनसैचुरेटेड मोनोमर इज यूज्ड, यानी एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए अनसैचुरेटेड मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ऐसे मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं जिसके पास पाई बॉन्ड हो। जैसे देखिए इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या एक पाई बॉन्ड भी तो है। अब बताइए क्या आप एडिशन पॉलीमर समझे कि नहीं समझे, इथीन से पॉलीथीन कैसे बनेगा, क्या आप समझे कि नहीं समझे, जल्दी मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि इथीन से पॉलीथीन कैसे बनेगा, आप समझे कि नहीं समझे। सॉफ्टली हीटिंग हमेशा चलते रहते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, डेल्टा ये हमेशा बता रहे हैं कि सॉफ्टली हीटिंग चलता है। तो जल्दी बताएंगे मुझे। कोई कोई बच्चे बोलते हैं पॉलीमर क्या होता है भाई, ये दूसरा लेक्चर है, पहला लेक्चर जाकर के देखे तब दूसरा लेक्चर देखे तो फायदेमंद होंगे। धुंधला दिख रहा है, धुंधला को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए
अच्छा बताइए, आप लोग समझे कि नहीं समझे? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, चैट में बताते नहीं हैं, जल्दी बताइए। समझ गए? थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कैमरा का क्वालिटी बढ़ाइए आप। रिएक्शन लिखना नहीं होगा, रिएक्शन तो फिर हम आगे जाके लिखेंगे ही। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपको साफ दिखेगा। चलिए चलिए, समझ गए सारे बच्चे के जवाब है कि सर समझ गए हैं। तो एडिशन पॉलीमर समझ गए हैं। तो दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर, ऐसे पॉलीमर जो मोनोमर के जुड़ने से बनते हैं, लेकिन उसमें किसी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है, कोई मॉलिक्यूल निकलता नहीं है, बस मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या होगा? एडिशन पॉलीमर। जैसे इथीन से क्या बनते हैं? पॉलीथीन। अगला देखिएगा लाइन, जैसे देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन से बनेगा टेफ्लॉन। आप सोच सकते हैं ये कैसे बना होगा? CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके N मॉलिक्यूल लिए जाएं तो यहां पे एक बड़े से पॉलीमर का निर्माण हो गया होगा, एक पॉलीमर का निर्माण हो गया जिसका नाम क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। तो बताइए छोटा यूनिट का नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन, और बड़े पॉलीमर का नाम क्या है? टेफ्लॉन। तो आप ही बताइए टेट्राफ्लोरोइथीन से क्या बनता है? टेफ्लॉन बनता है। ये कैसे बने होंगे? एग्जैक्टली उसी तरह से बने होंगे, आप जानते हैं जैसे इथीन से पॉलीथीन बनता है, एग्जैक्टली वही तरीका है बनाने का। क्या? तो एक सिग्मा है और एक पाई है। ऐसे कई सारे हमारे पास टेट्राफ्लोरोइथीन होते हैं, उसके पाई बॉन्ड तोड़ते जाएंगे और एक कार्बन अगला टेट्राफ्लोरोइथीन से जुड़ेगा, वो अगला जुड़ेगा, वो अगला जुड़ेगा, ऐसे जुड़ जुड़ के बड़े बड़े पॉलीमर का निर्माण करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए विनाइल क्लोराइड है तो वो बनाएंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे? तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके और अगला को जोड़ते जाएंगे। देखिएगा मैं इस टेट्राफ्लोरोइथीन को एक बार बना के दिखाता हूं। चलिए इसको पहले में मिटा दिया जाए, फिर मैं बना के दिखाता हूं। रिएक्शन लिखना नहीं है, रिएक्शन समझना है। रिएक्शन समझना होता है, लिखना नहीं होता है। आप समझ जाएंगे तो ये कोई बड़ी रिएक्शन थोड़ी ना है, यह आसान सी बात है। जैसे देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन का निर्माण कैसे हुआ है? टेट्राफ्लोरोइथीन किसे कहते हैं? देखिएगा C डबल बॉन्ड C और यहां F लगा दिया, F लगा दिया, F लगा दिया, F लगा दिया, ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन है। तो यहां CF2 और यहां भी CF2। गौर से सुनिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर मैं अगला लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड C और यहां पे फ्लोरीन डाल दिया, फ्लोरीन डाल दिया। फिर ऐसे ही अगला मॉलिक्यूल लिया C डबल बॉन्ड C, यहां पे फ्लोरीन डाल दिया और यहां भी फ्लोरीन डाल दिया। ये हो गया आपका टेट्राफ्लोरोइथीन। अब आप जानते हैं कि इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है, और ऐसे भी आगे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है और इसके पीछे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। इसको अगर जैसे ही आप हीट करेंगे ना, तो हीट करने के बाद ये क्या होंगे? धीरे धीरे टूटने लगेंगे, टूटने लगेंगे, टूटेंगे। तो बताइए इसके पाई बॉन्ड जो कमजोर बॉन्ड होते हैं वो टूट जाएंगे, पाई बॉन्ड जो कमजोर बॉन्ड होते हैं वो टूट जाएंगे, पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं वो टूट जाएंगे। अब एक चीज आप जानते होंगे कि इसके पाई बॉन्ड में भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी क्या होगा? इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहां भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसे यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या होंगे? ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका मतलब देखिए क्या होगा कहानी, गौर से देखिएगा। ये पाई बॉन्ड देखिए जैसे टूट रहे हैं, देखिए ये पाई बॉन्ड टूट गए। इसी तरह से देखिए इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं, देखिए इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं। देखिए पाई बॉन्ड को जैसे हमने तोड़ दिया, तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या हुआ? ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब ये कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पीछे जो लिखे ना, इसको आगे लिख देते हैं। तो आगे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को जो पीछे लिखा था उसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया।
ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन लिखे है ना, इसको बस आगे लिख दीजिए, इसको मिटा दिया जाए और इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फिर इसी को तोड़ते हैं ऐसे, और तोड़ने के बाद इसे ऐसा लिख देते हैं और इसे ऐसे लिख देते हैं। अब बताइए अब क्या होगा, आप ही बताइए। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बताओगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा? बोलिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा? आप ही बताइए सोच के। अगर जुड़ेगा तो आप चैट में लिखेंगे 1। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा? अगर जुड़ेगा तो चैट में लिखेंगे 2। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन इससे अगर जुड़ता है तो इस घटना का नाम रखे हैं 1, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे जुड़ेगा तो इस घटना का नाम रखे हैं 2। आप ही बताइए कौन सा घटना सही होगा, 1 या 2 वाला? जल्दी चैट में बताएंगे कौन इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ेगा तो इस घटना का नाम रखें 1? जल्दी बताइए, या 2 वाला घटना सही है या 1 वाला घटना सही है? आप जल्दी बताएंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे के जवाब सही आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे चैट कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा तभी तो हम समझेंगे। आप तो मेरे सामने में है नहीं, तो थोड़ा सा आप बताइएगा तो मुझे समझाना थोड़ा सा आसान होगा। बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। कौन हो भाई? डिजिटल टेक्नोलॉजी। तुम पहले पहला लेक्चर देखो तो तुम नेगेटिव माइंडेड लगते हो, तब से तुम्हारा कमेंट नेगेटिव टाइप का आ रहा है। आप पहला लेक्चर पहले देखिए तो, पहला लेक्चर देखिएगा ना तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लेक्चर से बातें आपको समझ में आएंगी। चलिए, थैंक यू। देखिए, 1 वाले अगर जुड़ेंगे, जरा सोचिए लाइन, 1 वाले अगर जुड़ेंगे तो आप इसका मतलब नहीं जानते हैं, रिएक्शन के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, अगर 1 वाले जुड़ेंगे, मान लीजिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो बोल रहे हैं कि 1 वाले सही है। एक सेकंड के लिए मैं अगर 1 वाले को सही मानूं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ेगा, तो चलिए जोड़ देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को इससे जोड़ देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इससे जोड़ देंगे तो बताइए क्या होगा? अभी देखिए तो, देखिए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा तो बताइए फिर से तो वही मॉलिक्यूल बन गया ना। तो बताइए, अब एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने का मौका मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब आप इतना देर से क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल को तोड़ करके इसी में जोड़ दिए। इसी को आपस में अगर जोड़ देंगे तो ये पुराने मॉलिक्यूल का ही निर्माण हो जाएगा ना। तो पुराने मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा तो फिर हमारा रिएक्शन तो नहीं माना जाएगा, मतलब हमारा पॉलीमर तो नहीं बना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा पॉलीमर बने, तो पॉलीमर बनाने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे से जोड़ना होगा ना, दूसरे को तीसरे से जोड़ना होगा ना, तीसरे को चौथे से जोड़ना होगा ना। तो पहला लेक्चर आप पहले देख लीजिए पॉलीमर का, तब दूसरा लेक्चर में ना पूरी बातें समझ पाएंगे। तो चलिए हम बातों को आगे करते हैं। इसका मतलब सारे बच्चे के जवाब सही थे कि सर 2 लिखना सही होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पिछले मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए जाएंगे, ये अगला से जुड़ेंगे, ये अगला से जुड़ेंगे, ये अगला से जुड़ेंगे, इस तरह से जुड़ करके बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो ये बड़ा सा जो पूरा बल्क मॉलिक्यूल है, बड़ा जो झुंड है, ये जो पूरा रैली बन गया है, ये जो पूरा मानव श्रृंखला बन गया है, इस श्रृंखला में ये अपने आप में एक मानव है, ये अपने आप में एक मानव है, और ये अपने आप में एक मानव है, और ये मानव दूसरे मानव से हाथ मिलाया, और ये मानव अगले मानव से हाथ मिलाया, और ये मानव अगले मानव से हाथ मिलाएंगे, और ये इधर भी लंबा अगले अगले मानव से जुड़ते जाएंगे, इधर भी लंबा अगले अगले मानव से जुड़ते जाएंगे। तो बड़ा सा जो मानव का श्रृंखला बनेगा, ये हमारा हो जाएगा पॉलीमर। इस बड़े से मानव श्रृंखला का क्या नाम रखेंगे? पॉलीमर। लेकिन उस मानव श्रृंखला में ये जो हमारा मानव है, इस मानव का नाम क्या है? मोनोमर। मोनोमर। लेकिन आप देखिए एक चीज कि मोनोमर के जुड़ने के बाद बीच में कोई चीज निकला नहीं है, कोई चीज निकला नहीं है। यहां पे, यहां भी कोई चीज निकला नहीं है, यहां भी कोई चीज निकला नहीं है। यानी सिर्फ मोनोमर, एक मोनोमर दूसरा से जुड़ा, दूसरा अगला से जुड़ेगा, वो अगला से जुड़ेगा। इस तरह से ढेर सारे मोनोमर आपस में जुड़ते जाएंगे,
और मोनोमर के जुड़ने के बाद कुछ निकलेंगे नहीं, तो ऐसे मोनोमर का नाम हम लोग क्या रखते हैं? एडिशन मोनोमर रखते हैं, सॉरी एडिशन पॉलीमर रखते हैं। ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखते हैं? एडिशन पॉलीमर। ये रहा आपका एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर का मतलब ये भी आप समझ गए। चलिए अगला, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे बातें। चलिए एक और एग्जांपल है, उसको भी मैं समझाता हूं पहले ढंग से। ये यहीं पे थे हम, ये तो समझा दिए टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन का निर्माण कैसे होता है। तो बड़ा सा जो पॉलीमर बना था वो बड़ा सा पॉलीमर CF2 होल N कर दिए हैं। इस तरह से देखिए क्या लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड से बना है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग नाम रखते हैं PVC, इसी को बोल देते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉली, ये विनाइल, ये क्लोराइड, PVC बोलते हैं। अब देखिएगा लाइन, ये विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बना है इसको मैं बता रहा हूं। तो देखिएगा, इसको बताने के लिए चलिए फिर से अगला रफ पेज लीजिए, इसको मिटा दिया जाए पहले। चलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनते हैं? देखिए ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसी का नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसी का नाम है, और इसी को जोड़ने से हम लोग बना देते हैं ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl जोड़ दिया, इधर फ्री वैलेंसी कर दिया N, इसी का नाम रख देते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे जुड़े होंगे अंदाजा लगाइए। पहला बार था इथिन, इसका मतलब यहां भी CH2 यहां भी CH2। अब क्या किए, उस CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन डाल दिया, तो इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। अभी जो बता रहा था टेट्राफ्लोरोइथीन, उसमें क्या किया था कि कार्बन से यहां पे 2 एटम जुड़े हैं, तो वहां दोनों एटम फ्लोरीन जोड़ दिए थे। यहां भी दोनों एटम, एक हाइड्रोजन जो क्लोरीन है इसको हटा के 2 फ्लोरीन जोड़ दिए थे। तो मेरे विचार से आप इसको ऐसे समझे, चलिएगा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। ऐसा ही और भी विनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे क्या जुड़ा है? Cl, ये भी है विनाइल क्लोराइड। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा है Cl, ये भी क्या है? विनाइल क्लोराइड। अब देखिए इसमें आप जानते हैं कि एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पता है ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इधर वैलेंसी फ्री करेगा, और इस कार्बन का भी पाई बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो दोनों कार्बन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इधर इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, फ्री वैलेंसी। इस तरह से इसका भी पाई बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये क्या बन जाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और यहां से फ्री वैलेंसी आगे जुड़ जाएगा। इसमें अपना ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रखा है और ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है। इस तरह से यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां पे देख लीजिए है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां जुड़ा है Cl, और ये भी अपना फ्री वैलेंसी फ्री किया। तो देखिए ये है अभी विनाइल क्लोराइड, ये भी है विनाइल क्लोराइड, ये भी है विनाइल क्लोराइड। ऐसे विनाइल क्लोराइड बहुत सारे होंगे, तो जब पाई बॉन्ड सबके टूट जाएंगे तो सबके पास, कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से पीछे वाले विनाइल क्लोराइड से जोड़ेंगे, और ये कार्बन आगे वाले विनाइल क्लोराइड से जोड़ लेंगे, ये कार्बन आगे वाले विनाइल क्लोराइड से जोड़ लेंगे, और ये कार्बन उससे अगला वाला से जोड़ लेगा। तो देखिए ये अपने आप में विनाइल क्लोराइड है, ये भी विनाइल क्लोराइड है, ये भी विनाइल क्लोराइड है। तो ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर होते हैं अपने आप में। ये विनाइल क्लोराइड क्या होते हैं? मोनोमर। देखिए ये विनाइल क्लोराइड क्या है? अपने आप में मोनोमर है।
और ये विनाइल क्लोराइड कई बार जब जुड़ेगा ना तो बन जाएगा आपका क्या चीज, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीवीसी। तो देखिए ये मोनोमर जब इस मोनोमर से जुड़ते हैं तो बीच में किसी मॉलिक्यूल को निकाल नहीं रहे हैं, बीच में यहां से कोई चीज निकलने वाला नहीं है, निकालते नहीं है, बीच में यहां से मोनोमर के बीच से कोई चीज निकालते नहीं है। इसका मतलब सर सिर्फ मोनोमर जुड़ करके पॉलीमर बना रहा है, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखते हैं, एडिशन पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर का नाम एडिशन पॉलीमर। लेकिन अगर मोनोमर जुड़ जाते और बीच से कुछ निकल जाते, फिर मोनोमर जुड़ जाते, बीच से कुछ निकल जाते, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखते, कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। क्योंकि जैसे ही मोनोमर जुड़ते तो बीच से कुछ निकलते और निकल जाते तो जगह खाली होता, और जगह खाली होता तो मोनोमर सिकुड़ जाता, और सिकुड़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्डेंस्ड होना। तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या पड़ता, कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। तो अब मेरे विचार से आप समझ गए होंगे ये पॉलीविनाइल क्लोराइड किस प्रकार से बनता है। बताइए, समझ गए हैं तो जल्दी बताइएगा, यस नो, जल्दी। समझे? चलिए, सारे बच्चे का जवाब आ रहा है कि बिल्कुल सर समझ गए हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, फिर से पीछे आना चाहिए मुझे। ये अब देखिए यहां तक तो समझ गए, टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन कैसे बनते हैं, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनते हैं। आगे आपका एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लाइन है देखिएगा गौर से। लाइन लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर बनाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन पॉलीमर बनाने की विधि। सर एडिशन पॉलीमर क्या होता है, तो जब मोनोमर सिर्फ जुड़ते हैं, मोनोमर अगला मोनोमर से जुड़ा, ये अगला मोनोमर से जुड़ेगा, वो अगला मोनोमर से जुड़ेगा, तो मोनोमर जब सिर्फ जुड़ेगा और जुड़ करके बड़े से पॉलीमर का निर्माण करेगा, और मोनोमर के जुड़ने के दौरान कोई मॉलिक्यूल अगर बाहर नहीं निकलेगा, जैसे निकल क्या सकता है, पानी निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, अल्कोहल निकल सकता है, HCl निकल सकता है, तो ये सब चीज नहीं निकलेंगे, मतलब सिर्फ जुड़ेंगे, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखते हैं, एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो मेरे विचार से आप ये एडिशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमराइजेशन आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। चलिए, तो हम रफ के लिए पेज रखे थे, इसको अब हम मिटा देते हैं, हालांकि इसकी अब जरूरत नहीं है, रहे या ना रहे इससे में कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा जो पॉलीमर होता है, पहला देख लीजिए, पहला का नाम क्या है, एडिशन पॉलीमर, और दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम हम रखेंगे, दूसरे का नाम रखेंगे कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। कॉन्डेंसेशन, सिकुड़ने वाली बात कर रहा है, कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। देखिए कॉन्डेंसेशन पॉलीमर किसे बोलते हैं, तो कॉन्डेंसेशन पॉलीमर तो पता है आपको, मोनोमर जुड़ेंगे, मोनोमर जुड़ेंगे, मोनोमर जुड़ेंगे और बड़े से पॉलीमर बनेंगे, लेकिन मोनोमर के जुड़ने के बाद उन दो मोनोमर के बीच में कोई मॉलिक्यूल निकल जाता है। लाइन समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या बोला, मोनोमर ये भी है, मोनोमर ये भी है, दोनों जुड़ेगा और बीच से कुछ निकल जाएगा। अभी हम निकाल के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अक्सर पानी निकल जाता है आपके क्लास में। तो दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर, ऐसे पॉलीमर जो बनते हैं मोनोमर के जुड़ने से, ऑल्सो साथ ही साथ आपको घटना क्या बता रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा। लाइन बता रहा है दैट पॉलीमर, यानी वह पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनते हैं बाय एडिशन ऑफ मोनोमर, मोनोमर के जुड़ने से। उसमें क्या था, उसमें भी मोनोमर जुड़ा था, इसमें भी मोनोमर जुड़ेगा। पॉलीमर बनने के लिए तो मोनोमर को जोड़ना ही पड़ेगा, छोटे छोटे कण को इकट्ठा करना ही पड़ेगा, तभी तो पॉलीमर बनेगा। लेकिन उसमें क्या था, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता था। लेकिन इसमें क्या है, ऑल्सो, साथ ही साथ, सम साइड प्रोडक्ट रिलीजेस, कुछ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं।
बताइए, मोनोमर जुड़ेंगे और जुड़ने के कुछ साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, तो ऐसे पॉलीमर का नाम रखा जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखा साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकल सकता है, जैसे आपका पानी निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, HCl निकल सकता है, ROH यानी कार्बन से जुड़ा है OH, तो अल्कोहल निकल सकता है। लाइन समझ रही क्या? तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर की बात चल रही है। तो ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें मोनोमर जुड़ते तो हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो जब साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, तो निकलने के बाद वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, जुड़ा और कुछ निकल गया, तो दोनों सिकुड़ गया। सिकुड़ गया तो नाम हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि कंडेंस्ड का मतलब ही होता है सिकुड़ना। हम निकाल के अभी दिखाएंगे तो बातें आप समझेंगे। देखिए, एडिशन और कंडेंसेशन में क्या है, मतलब आप समझिएगा। एडिशन में मोनोमर जुड़ेंगे, साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, और कंडेंसेशन में क्या होगा, तो मोनोमर जुड़ेंगे, साथ में साइड प्रोडक्ट निकलेंगे, तो ऐसे पॉलीमर का नाम पड़ेगा कंडेंसेशन पॉलीमर। आगे लाइन बता रहा है, यूजुअली प्रायः मोनोमर कंटेन 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप। इसमें कुछ ना कुछ निकलना है, तो निकलने के लिए क्या होता है कि इसमें ऐसे मोनोमर को लिए जाते हैं जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो या 3 फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाला में क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, यानी मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड था। तो पाई बॉन्ड टूट करके मोनोमर जुड़ जाता था, पाई बॉन्ड टूट करके मोनोमर जुड़ जाता था। तो यहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट करके मोनोमर जुड़ रहा है, तो ये था आपका एडिशन। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होगा कि अलग तरह की बातें होंगे, मतलब उसमें खासियत क्या रहेगा कि मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होगा, तभी तो फंक्शनल ग्रुप पानी निकाल सकता है, अमोनिया निकाल सकता है, HCl निकाल सकता है, अल्कोहल निकाल सकता है। चलिए कैसे निकलते हैं ना, ये चीज को हम गौर करते हैं। जैसे देखिए, ये N मॉलिक्यूल लिया गया, N मॉलिक्यूल लिया गया है किसका, H2NCH2 और साथ में N मॉलिक्यूल लिया है COH CH2COH। इस मॉलिक्यूल का नाम रखे हैं हेक्सामिथिलीन डायमीन। मैं इसको पहले फैला के लिख के आपको सिखा देता हूं, और इसका नाम रखें एडिपिक एसिड, और दोनों जुड़ करके बनाते हैं नायलॉन 6,6, और साथ में साइड प्रोडक्ट में पानी निकालते हैं। ये आप नहीं समझे, मैं इसको करके दिखाता हूं तो आप समझेंगे। चलिए मैं अगला पेज में आपको लिख के दिखाता हूं। अभी जो मैं लिखूंगा ना, वो निश्चित रूप से हाँ, ये जो है ना, ये घटना को मैं अगले स्क्रीन पे दिखाता हूं पूरा करवा करके। यहां पे थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, तभी समझिएगा। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। अगर ये एक समझ लिए तो समझिए पॉलीमर समझ चुके हैं। अब पॉलीमर में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये एग्जाम्पल आपको समझना है। देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं, ध्यान देना। हेक्सामिथिलीन डायमीन कैसे था, देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूं NHH। गौर से देखते रहिएगा, कैसे कैसे करके मैं मॉलिक्यूल को सजाऊंगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और एक ये सीख जाएंगे तो बस हो गया, पॉलीमर की बातें समझ जाएंगे। और इसके बाद क्या है, C से 2 H जोड़ दिए, फिर इसके बाद C से 2 H जोड़ दिए, इसके बाद C से 2 H जोड़ दिए हैं, यहां भी C से 2 H जोड़ दिए हैं, यहां भी C से 2 H जोड़ दिए हैं, और यहां भी C से 2 H जोड़ दिए हैं। ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ऐसे लिख दिया N और H2। देखिए CH2 जो है ना, CH2 को हम बोल रहे हैं मिथिलीन। बताइए ये मिथिलीन कितनी बार आया है, गौर से बताइए तो। ओ सॉरी, ये नहीं है, ये मिथिलीन बताइए कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी CH2 ग्रुप को मिथिलीन बोला तो ये 6 बार आया है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सामिथिलीन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका NH2 एमीन ग्रुप, और ये भी NH2 क्या है, एमीन ग्रुप। बताइए एमीन ग्रुप कितनी बार आया है, 2 बार। तो हो गया हेक्सामिथिलीन और 2 बार एमीन, तो डायमीन। इसी का नाम रखा गया हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन और डायमीन। ये हो गया आपका हेक्सामिथिलीन डायमीन। अब देखिए इसी हेक्सामिथिलीन डायमीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। N और इस दोनों H को ऐसे रहने दिया,
और देखिए यहां से क्या जुड़ा है CH2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, फिर उससे जुड़ा है CH2, फिर उससे जुड़ा है CH2, CH2 1 CH2 2 CH2 3 CH2 4 CH2 5 CH2 6 CH2 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, और इसके बाद जोड़ दिया NH2, ऐसे जोड़ दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये CH2 यूनिट कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? तो मान लीजिए लिख दिए NH2, इसको सिकुड़ा के लिख दिया NH2, और इससे जोड़ दिए CH2, और बताइए ये CH2 यूनिट कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो CH2 को लेकर के ब्रैकेट में 6 डाल दिए, और फिर इधर भी क्या लिख देंगे? NH2। तो यही चीज है। कोई आदमी हेक्सामिथिलीन डायमीन को ऐसे लिख रहा है, कोई आदमी ऐसे लिख रहे हैं, या कोई आदमी ऐसे लिख रहे हैं। इसी CH2 को कितनी बार रिपीट करना है? 6 बार रिपीट करना है। तो इसलिए एक के बार ब्रैकेट मैंने लिख दिया NH2 CH2 का होल 6। तो देखिए यही चीज आपके पीछे लिखे हुए हैं। NH2 CH2 कितनी बार? 6 बार, और NH2। हमारे विचार से ये आप समझ गए होंगे हेक्सामिथिलीन डायमीन कैसे बना है। ये कौन चीज है? ये इसके अगले स्क्रीन पे देखिए, मैंने इसको फैला के लिख दिया है। NH2 CH2 कितनी बार? 6 बार, और फिर NH2। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन। बताइए ये लाइन तो आप समझे कि नहीं? ये कहां से लाया है? हेक्सामिथिलीन डायमीन। और ये कितनी बार लिए हैं? N बार लिए हैं। और देखिए उसके बाद क्या है? एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड, क्या इसको फैला के हम लोग नहीं लिख सकते हैं? एडिपिक एसिड देखिए, तो इसको फैला के नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं एडिपिक एसिड को फैला के। कैसे लिखेंगे? गौर से देखिएगा। इसको लिख रहे हैं ऐसे, HO C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 6 C डबल बॉन्ड O OH। यही आपका एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है। CH2 होल 6 का मतलब समझ गए ना? CH2 यूनिट कितनी बार रिपीट होगा? 6 बार होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे HO C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो ये 3 हुआ, सॉरी CH2 का होल 4 है ना, देखिए यहाँ पे होल 4 होगा, होल 4 है, हमने 6 लिख दिया, होल 4 होगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ होल 4 होगा। 4 बार CH2 4 बार आ गया, और उसके बाद क्या है? C डबल बॉन्ड O OH आ गया। अच्छा बताइए सोच के, ये है एडिपिक एसिड, ये है एडिपिक एसिड। देखिए लिखना चाहते हैं तो ये आप लोग रफ में लिख सकते हैं। एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड, अच्छा देखिए इससे पहले क्या था? हेक्सामिथिलीन डायमीन, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एडिपिक एसिड। और हमारा रिएक्शन क्या है? गौर से देखिएगा, हमारा रिएक्शन है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड को जब मिलाया जाता है तो बनता है नाइलॉन 6,6। कैसे बनते हैं हम वो भी बना के आपको दिखाते हैं, ध्यान देना। ये चीज समझ गए? समझिए, पूरा समझ गए। चलिए हम ये दोनों बना के दिखाते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। हेक्सामिथिलीन डायमीन, आपको याद होगा हेक्सामिथिलीन डायमीन क्या होता है? ध्यान से देखते रहिएगा। हेक्सामिथिलीन डायमीन याद है? NH2, और बताइए CH2 कितनी बार आएगा? जल्दी बोलिए, चैट में एकदम कंटिन्यू रहिए। CH2 यूनिट कितनी बार आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप बोलोगे तभी हम बताएंगे, आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप हमें हेल्प करोगे। बताइए CH2 यूनिट कितनी बार? CH2 यूनिट कितनी बार? आपसे जो पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं। हेक्सामिथिलीन डायमीन में CH2 यूनिट कितनी बार? 6 बार। बहुत अच्छा, चलिए 6 बार लिख दिए। और ये हेक्सामिथिलीन डायमीन में CH2 यूनिट 6 बार, 6 बार डाल दिए, और इधर भी डाल दिए NH2। गौर से देखते रहिएगा। और प्लस थोड़ा ध्यान से बताइएगा, एडिपिक एसिड डालेंगे कितनी बार? एडिपिक एसिड में क्या था? HO C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ेगा CH2। बोलिए CH2 कितनी बार? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, CH2 कितनी बार?
जल्दी बोलोगे आप तभी हम बात आगे करेंगे। CH2 यहां कितनी बार, ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन, इसमें आपने बोला CH2 6 बार है, और यह है आपका एडीपिक एसिड, इसमें CH2 कितनी बार आप बताइएगा। आप बताओगे, आपका ध्यान किधर है वो तो पता चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए सारे बच्चे एकदम कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। CH2 यूनिट 4 बार। जो बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं, तो दरअसल जो बच्चे रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन कराने आता है, उन्हें तो चीज़ें बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जो बच्चे रिएक्शन कराने नहीं आता है तो उन्हें बहुत दिक्कत होगा। तो खैर हम ये सब तो आपके लिए छोटा मोटा रिएक्शन हम कर पा रहे हैं। बड़े बड़े रिएक्शन जब आपके नज़र के सामने सब निकाल चुके हैं तो ये तो छोटा मोटा बोवा वाला बात है। अब बताइए, अब ये देखिए, दोनों को देखने से कुछ लग रहा है क्या? हम दोनों को एक खतरे के निशान निकाल रहे हैं, और आप बताइएगा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये मिले और एडीपिक एसिड का OH, बताइए सोच के क्या बनेगा, जल्दी बोलिए। हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमीन का हाइड्रोजन और एडीपिक एसिड का OH, ये दोनों मिल गया है। जल्दी बताओगे आप क्या निकलने वाला है, क्या जल्दी बोलोगे? देखिए कई सारे बच्चे धड़धड़ा के जवाब देने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे, जल्दी 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 बताइएगा क्या निकलेगा। देखिए बिल्कुल, लॉस ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। बिल्कुल, पानी की कमी होगी, पानी निकल जाएंगे, मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ेगा कॉन्डेंसेशन। देखिए सारे बच्चे समझ रहे हैं, जो भी बच्चे अभी लाइव में प्रेजेंट है, सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर यहाँ पे पानी निकलने का केस लग रहा है। पानी निकालो, सवेरे सवेरे दिवाली के दिन भी हम लोग पानी निकाल दिए। तो ये आपका है हेक्सामेथिलीन डायमीन और ये आपका एडीपिक एसिड। यहाँ से क्या निकलेगा? पानी, लॉस ऑफ वाटर। आप या तो यहाँ पे -H2O लिख दो, या यहाँ -H2O नहीं लिखते हैं तो साइड में पानी निकाल देंगे। चलिए साइड में निकालते हैं, साइड में ही निकालेंगे। अब एक चीज आप हमें बता दीजिए, हेक्सामेथिलीन डायमीन का जब ये हाइड्रोजन अगला के OH के साथ गया, सोच के देखो, तो इसका ये हाइड्रोजन भी क्या जाएगा? अगला के OH के साथ जाएगा। नहीं समझे क्या? हेक्सामेथिलीन डायमीन का अगर ये हाइड्रोजन एसिड के OH के साथ गया, तो इधर से भी हेक्सामेथिलीन डायमीन का ये हाइड्रोजन पिछला जो एसिड होगा उस पिछला एसिड के साथ जाएगा। तो बताइए यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आप ही बताइए इधर का वैलेंसी क्या हो जाएगा? फ्री। इधर का वैलेंसी क्या हो जाएगा? फ्री। तो बचेगा क्या? N बचेगा, और इस N से क्या जुड़ा रहेगा? H। और बताइए इधर से क्या जुड़े रहेंगे? CH2। और जरा सोच के देखिए, ये CH2 कितनी बार है? 6 बार है सर। और यहां से देखिए क्या जुड़ रहे हैं? N। और बताइए N से क्या जुड़े हैं? H। और बताइए ये N का इलेक्ट्रॉन और यहां के C का इलेक्ट्रॉन, OH और H तो पानी बना के निकल चुका है, लेकिन N का इलेक्ट्रॉन यहां वाला और कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां वाला, बताइए दोनों मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे ही दोनों मिलके बॉन्ड बनाएगा तो N से बॉन्ड बन गया C, और बताइए C के पास क्या है? डबल बॉन्ड O। लाइन समझ रहे क्या? C के N का बॉन्ड किसके साथ बन गया? C के साथ, और C के साथ क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड O। यहां से यहां आ गए हम। और बताइए इस C से क्या जुड़ा है? तो जुड़ा है CH2, और वो भी CH2 कितनी बार जुड़ेगा? 4 बार। हम चाहें तो CH2 को CH2 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 4 बार फैला के भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना जगह नहीं है मेरे पास, फैला के क्या मिलेगा? अब बताइए यहां से क्या जुड़ेंगे? यहां से जुड़ेंगे C डबल बॉन्ड O। बताइए ये OH अगर पिछला के H के साथ गया तो निश्चित रूप से इसका ये OH भी अगला जो एमीन वाला H होगा उसके साथ जाएगा। तो जब उसके साथ जाएगा तो आप ही बताइए ये यहां से डंडा फ्री हो जाएगा, बैलेंस फ्री। और ये चीज बार बार जुड़ते रहेंगे। बोलिए कितनी बार जुड़ेंगे? N बार जुड़ेंगे। यहां पे ये मॉलिक्यूल, यहां पे हम ये मॉलिक्यूल दे देते हैं कितनी बार? N बार। अच्छा इसको ऐसे कलर से लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल डाल देते हैं कितनी बार? N बार।
बताइए ये एडिपिक एसिड भी कितनी बार लिया जाए, n बार। तो बताइए n बार OH आएगा, n बार H आएगा। तो बताइए पानी भी कितनी बार निकलेगा, पानी निकलेगा n बार। तो लिख दिया NH2O। आप ही बताइए, ये भी है मोनोमर। इस मोनोमर का नाम क्या था, इस मोनोमर का नाम था हेक्सा मिथिलीन डायमीन। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और ये हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, इसके जुड़ने से जो पॉलीमर बना है उस पॉलीमर का नाम रखा गया है नाइलॉन 66। क्या नाम रखा है, नाइलॉन। ये जो पॉलीमर बना है इस पॉलीमर का नाम है नाइलॉन 66। तो बताइए नाइलॉन 66 बनाने के लिए कौन कौन सा मोनोमर चाहिए, तो एक चाहिए हेक्सामिथिलीन डायमीन और एक चाहिए एडिपिक एसिड। अब देखिए एक चीज आप गौर कीजिए यहां पे कि सर ये मोनोमर है, ये मोनोमर है। सर एडिशन पॉलीमर में हम क्या देख रहे थे कि एडिशन पॉलीमर में खासियत था कि एक मोनोमर दूसरा मोनोमर से जुड़ता था, दूसरा तीसरा से जुड़ता था, तीसरा चौथा से जुड़ता था, लेकिन बीच में कुछ निकलता नहीं था। सबके पाई बॉन्ड टूटते थे और अगले सिंगल बॉन्ड बनते थे। लेकिन सर यहां पे क्या खासियत है कि सर एक का OH दूसरे का H निकल गया, मॉलिक्यूल से बीच में ही निकल गया। तो सर जब दो मोनोमर सटते हैं तो यहां से पानी निकलते हैं। मैंने बताया था जब मोनोमर सटेगा अगला से, वो सटेगा अगला से, और बीच में अगर कुछ नहीं निकले तो नहीं निकलेगा तो उसका नाम रखेंगे एडिशन पॉलीमर। और ये काम तब होता है जब मॉलिक्यूल में क्या होता है, छुच्छे पाई बॉन्ड भरा रहता है। लेकिन सर यहां पे गौर से देखिए तो यहां पे क्या निकल रहा है कि मोनोमर और मोनोमर सट तो रहे हैं लेकिन साथ में पानी निकल रहे हैं। तो बताइए ये पानी जैसे निकलेगा तो मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो ये कॉन्डेंस्ड हो जाएगा। सिकुड़ना का मतलब छोटा पड़ जाना, कॉन्डेंस हो जाना, और ऐसे पॉलीमर का नाम रखा जाएगा कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। और ये जो पॉलीमर बनाने की विधि है इस विधि का नाम रखेंगे कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सर नाइलॉन 66 क्यों आया, जरा गौर से देखो। नाइलॉन तो बना लेकिन बताइए इसमें कार्बन कितनी बार आएगा, 6 बार। यहां एक कार्बन है और ये एक CH2 यूनिट कितनी बार, 6 बार रिपीट हो रहा है। तो बताइए इस हेक्सामिथिलीन डायमीन में टोटल कार्बन कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, क्योंकि आपको पता है 6 बार CH2 है, इसका मतलब 6 बार कार्बन आएगा। सर एडिपिक एसिड में गौर से देखा जाए तो 4 बार कार्बन तो यहां से आ रहा है और 1 बार कार्बन यहां से और 1 बार कार्बन यहां से। तो बताइए कितने हैं, 6 कार्बन है। तो सर यहां हेक्सामिथिलीन डायमीन में भी CH2 यूनिट 6 बार आया, इसका मतलब कार्बन 6 बार आएगा, यानी लिखे हैं नाइलॉन 6। और सर ये अगला 6 कहां से आया, आप गौर से देखिए यहां पे CH2 यूनिट कितनी बार, 4 बार रिपीट हुआ है, और एक कार्बन यहां पे है तो हो गया 5, और एक यहां पे है 6। तो बताइए ये नाइलॉन 66 क्यों नाम पड़ा, ये बात आप समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताइएगा। नाइलॉन 66 क्यों नाम पड़ा ये आप समझे कि नहीं। 6 आया, 6 इस कार्बन से आया है और 6 कार्बन यहां भी है, एक कार्बन और एक 2 कार्बन, और 4 में कार्बन तो CH2 के अंदर में है, तो टोटल 6 कार्बन, नाम पड़ गया नाइलॉन 66। सर ये ऐसे पॉलीमर है जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं, साथ में कुछ लॉस होते हैं। तो मैंने लाइन बताया, देखिए यहां पे आ जाइए, यहां देखिए कॉन्डेंसेशन पॉलीमर का परिभाषा क्या बता रहा है, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर के जुड़ने से तो बनेगा, ऑल्सो साथ ही साथ सम साइड प्रोडक्ट। जैसे अभी क्या निकला है, पानी निकला है, तो साइड प्रोडक्ट कुछ निकलेगा। तो साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकल सकता है, पानी निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, HCl निकल सकता है, अल्कोहल निकल सकता है। सम साइड प्रोडक्ट रिलीजेस, कुछ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। ऐसे पॉलीमर के नाम जाने जाते हैं कॉन्डेंसेशन पॉलीमर के नाम से। और कॉन्डेंसेशन पॉलीमर बनाने की जो विधि होगा उसका नाम पड़ेगा कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। चलेगा, अक्सर इसमें वो मोनोमर इस्तेमाल करते हैं जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो, या मान लीजिए 3 फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हेक्सामिथिलीन डायमीन में क्या है, एमीन 2 बार आया है। एडिपिक एसिड में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 बार शुरू में आया है, 1 बार अंत में आया है, मतलब बाई फंक्शनल ग्रुप है। तो ये लाइन बोल रहा है। चलिए हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66। अब ये नाइलॉन 66 कैसे बनता है आप समझ गए होंगे, नाइलॉन 66 कैसे बनता है ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बनाने की विधि को देख लिया। ये आपके रफ के पेज थे, खैर इसको तो लिखना जरूरत नहीं है, ये आपका समझिए क्या है, रफ है, ये रफ है। चलिए ये आपका एडिपिक एसिड का क्या है समझाने का तरीका, ये रफ है,
चलिए, ये तो आपका तरीका से बताया गया है, ये तो निश्चित रूप से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए, एक टर्म होता है जिसका नाम होता है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। देखिए, एक टर्म होता है जिसका नाम क्या रखते हैं, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। देखिए, होमोपॉलीमर किसे कहते हैं, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें एक ही प्रकार के मोनोमर जुड़ते हैं, होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एक प्रकार के, होमोपॉलीमर ये बता रहा है। तो देखिए, होमोपॉलीमर किसे कहेंगे, तो ऐसे पॉलीमर जो प्राप्त होते हैं एक प्रकार के मोनोमर के जुड़ने से। तो मैं लाइन लिखता हूं, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर which are obtained by addition of only one type of monomer, केवल एक प्रकार के मोनोमर के जुड़ने से जो बनेगा, only one type of monomer is known as, वही जाना जाता है किस नाम से, is known as होमोपॉलीमर, वही कहलाता है होमोपॉलीमर, उसी को बोलते हैं होमोपॉलीमर। देखिए लाइन, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर which are obtained, जो प्राप्त होते हैं by addition of only one type of monomer, ऐसे पॉलीमर जो केवल एक प्रकार के मोनोमर के जुड़ने से बनते हैं, उसी का नाम रखा जाता है होमोपॉलीमर। अब देखिए लाइन, जैसे मान लीजिए अभी जो बनाए थे आप, जैसे मान लीजिए इथीन बनाए, इथीन से बनाए थे पॉलीथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन से बनाए थे टेफ्लॉन, विनाइल क्लोराइड से बनाए थे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इन सब में खासियत क्या था कि एक प्रकार के पॉलीमर जुड़े थे। जैसे मान लीजिए हम समझाने के लिए दे देते हैं ए ए ए ए ए, बताइए मोनोमर 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 मोनोमर, ये सारे मोनोमर क्या है, एक प्रकार के हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, अब बनाएगा पॉलीमर, पॉलीमर 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 पॉलीमर, तो ये क्या बन जाएगा, होमोपॉलीमर। ये क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें एक प्रकार के मोनोमर जुड़े हैं, सिर्फ ए वाला है। या मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, बी जुड़ेगा बी से, 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 और ऐसे जुड़ करके जो बड़े से पॉलीमर बनाएंगे, इसमें भी क्या है, एक प्रकार का मोनोमर है, बी 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 बी, यानी एक प्रकार के मोनोमर जुड़े हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में है एक प्रकार का होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, इसको भी हम बोल देंगे, ये भी अपने आप में है होमोपॉलीमर। सर, एक प्रकार के मोनोमर के जुड़ने से जो पॉलीमर बने हैं उसका नाम रखें होमोपॉलीमर। लेकिन यहीं पे एक बनता है मान लीजिए कोपॉलीमर। चलिए अगला बताते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या मान लीजिए टेफ्लॉन है। इसमें क्या था, एक प्रकार का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हुआ था। इथीन 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 जुड़ के पॉलीथीन बनाया था, तो ये इथीन इथीन जुड़ रहा है, एक प्रकार का मोनोमर जुड़ रहा है, तो पॉलीथीन क्या है, होमोपॉलीमर है। तो जितने भी पॉलीमर एक प्रकार के मोनोमर के जुड़ने से बनते हैं उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। और मान लीजिए एक है कोपॉलीमर, अगला है मान लीजिए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, बताइए कोपॉलीमर किसे कहेंगे, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर होते हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोमर होते हैं। तो हम लिखते हैं लाइन, that polymer लाइन लिखेंगे, that polymer, ऐसे पॉलीमर which are obtained, जो प्राप्त होता है एडिशन ऑफ more than one type of monomer, more than one type of monomer, एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से जुड़ने से जो पॉलीमर बनेगा, more than one type of monomer is known as, वही जाना जाता है कोपॉलीमर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर।
जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। अब बताइए, ऐसे पॉलीमर जो बनते हैं, जो प्राप्त होते हैं एडिशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक से ज्यादा प्रकार के मोनोमर अगर जुड़ रहे हैं और तब जो पॉलीमर बनेगा, ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखेंगे? कोपॉलीमर। जैसे देखिए, ए जुड़ा है इधर, ए जुड़ा है बी से, बी जुड़ा है ए से। बताइए, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये अलग टाइप का मोनोमर है, सेम मोनोमर नहीं है। ये एक मोनोमर है, ये अगला मोनोमर है, कोई नया टाइप का मोनोमर है, ये एक नया टाइप का मोनोमर। तो देखिए, ए बी, बताइए एक प्रकार का तो नहीं है। ए बी, ये एक टाइप में हो गया ए, एक टाइप में हो गया बी, मतलब दो प्रकार के मोनोमर है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपने आप में क्या? कोपॉलीमर। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कोपॉलीमर बोल देंगे। अच्छा बताइए, अगर ऐसा ले लिया जाए, ए इससे जुड़ गया बी, फिर बी से जुड़ा बी, फिर जुड़ा ए, फिर जुड़ा बी, फिर जुड़ा बी, फिर जुड़ा ए, फिर जुड़ा बी, फिर जुड़ा बी, फिर जुड़ा ए, और ये भी क्या है भाई? इसमें भी देख लो ना, एगो ए है, एगो बी है, दो जाति जुड़े हैं, दो प्रकार के मोनोमर जुड़े हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है? कोपॉलीमर है। तो ये भी अपने आप में है कोपॉलीमर। तो एक होते हैं होमोपॉलीमर और एक होते हैं कोपॉलीमर। तो मेरे विचार से आप सारे लाइन समझ चुके हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कई सारे पेज हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट मेरे विचार से अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट सारे पेज का दे देता हूं। सारे बच्चे एक्टिव हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पीछे चलते हैं, स्क्रीनशॉट सारे पेज का ले लेते हैं पहले। हाँ चलिए, सबसे पहले ये है आपका पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं, पेज नंबर 1। ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर नहीं, ये कलर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1, यहाँ लिख दिया पेज नंबर 1, किनारे में लिखते हैं पेज नंबर 1। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये पेज नंबर 1 हुआ है। स्क्रीनशॉट लेने पे एकदम तैयार रहिए। पेज नंबर 1 लिए, पेज नंबर 1। हाँ, पेज नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब लीजिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 ले लीजिए स्क्रीन। पेज नंबर 2 हो गया। अब ले लीजिए आप पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 ले लीजिए स्क्रीन। पेज नंबर 3 ले लिए। फिर लेना है आपको पेज नंबर 4, फिर आपको लेना है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4। फिर आपको लेना है पेज नंबर 5, ले लिए पेज नंबर 5। फिर आपको लेना है पेज नंबर 6, ये हो गया आपका पेज नंबर 6। इसके बाद लेना है पेज नंबर आपका 7, ये हो गया पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। और इसके बाद आपको लेना है पेज नंबर 8, ले लीजिए पेज नंबर 8 ले लिए। उसके बाद है आपका पेज नंबर, ये बताइए ये रफ है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ, आपको समझना हो तो लिख लीजिएगा। रफ में भी लिख देते हैं पेज नंबर 9, लेकिन ये रफ है, पढ़ाई का नहीं है, रफ है, मैंने समझाया था। अच्छा चलिए, पेज नंबर ये आपका हो गया 10, ये 10 है, पेज नंबर 10 है, हो गया। चलिए आप ले लीजिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। हालांकि ये पेज आगे भी पढ़ाया गया है 11, और ये फिर आपका हो गया रफ, ये तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेना है तो ले लीजिए, इसको पेज नंबर नहीं देते हैं, 11 नहीं है। उसके बाद ये भी आपका रफ है, देख लीजिए रफ है, लेना है तो ले लीजिए, रफ है। 11 तक हम चले गए हैं। ये आपका पेज नंबर 12 हम लिखेंगे। देखिए 11 और 12 जो है ना वो सेम है, बस 12 में थोड़ा समझा के लिखा गया है, 11 में डायरेक्ट लिखा गया है। 11 और 12 पेज नंबर ये दोनों क्या है, सेम है, और 11-12 पेज बराबर है, बस 11 में बिना समझाए है, 12 में उसी बात को समझाया गया है। चलिए
चलिए चलते हैं आगे, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13, इसका कलर चेंज किया जाए, पेज नंबर 13, ये आपका हो गया पेज नंबर 13 ले लिए। और इसके बाद है आपका पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे आ गए। अब बताइए, अब हमारे पास कोई पेज नहीं है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और आपके पॉलीमर के समझिए कि 40% सिलेबस कवर हो चुके हैं, 60% और बचे हुए हैं, 60% और बचे हुए हैं। लगभग दो वीडियो और देंगे, 2 या 3 वीडियो और देंगे आपको, ये निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे पॉलीमर। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री मार देंगे। तो निश्चित रूप से अभी आप इन सभी बातों को लिखेंगे और हो सके तो वीडियो को दोहरा के देख ले ताकि कंप्लीट बातें समझ में आने लगे। थैंक यू। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।